वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर संक्रिया विज्ञान के अध्याय परिवहन प्रतिरूप में अधिकतमीकरण का एक उदाहरण लेकर के उसको हल करेंगे। उसको मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग देखें। आपकी स्क्रीन पर ये उदाहरण हमने दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके आप देखें तो इसमें ये कहा है कि एक कंपनी की देश के विभिन्न भागों में 3 समान उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हैं तथा 4 विक्रय एजेंसियां हैं। फैक्ट्रियों के नाम इन्होंने दिए हैं फैक्ट्री F1, F2, F3 और उत्पादन जो इनके एजेंसी हैं उनके नाम आपको दे रखे हैं A, B, C, D 4 एजेंसियां हैं। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में उत्पादन लागतें अलग अलग हैं। अब उत्पादन लागतें क्या हैं तो ऊपर जो आप देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है F1 की 20, F2 की 22, F3 की है 12 रुपये। देन फिर आगे कहा एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी का विक्रय मूल्य भी अलग अलग है, यानी कहने का मतलब चारों विक्रय एजेंसियों के सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। दैट इज ₹30 फॉर A, ₹40 फॉर B, ₹30 फॉर C एंड ₹28 फॉर D, जो आपको क्वेश्चन फिगर में दे रखा है। फिर आगे कहा तो प्रत्येक फैक्ट्री की प्रत्येक एजेंसी पर शिपिंग लागत प्रति उत्पाद इकाई ज्ञात है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक फैक्ट्री से प्रत्येक एजेंसी को माल अगर भेजा जाता है तो उसकी प्रति इकाई जो शिपिंग लागत है वो नीचे जो आपको शिपिंग लागत वाला जो कॉलम दिया हुआ है, डिटेल दे रखी है, वहाँ उसमें आपको दिया हुआ है। जैसे अपन कॉलम वाइज पढ़ें, ए एजेंसी के लिए दे रखा है आपको 5-5-3, बी के लिए दे रखा है 5-10-27, सी के लिए दे रखा है 15-2 और 19 और डी के लिए 4-11-19, इस तरह से दिया हुआ है। और नीचे आपको दे रखी है प्रत्येक एजेंसी की डिमांड कितनी है और ऊपर फैक्ट्री की कैपेसिटी F1, F2, F3 की दे रखी है 15, 25 और 5। डिमांड नीचे दे रखी है आपको 5, 15, 15 और 11, 5, 15, 15, 11। तो आपसे ये कहते हैं ऊपर निम्नलिखित सूचनाओं से कंपनी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पादन एवं वितरण सूची ज्ञात कीजिए। हमें उपयुक्त उत्पादन एवं वितरण सूची ज्ञात करनी है। तो प्रश्न ये है कि भाई यहाँ उत्पादन भी उस फैक्ट्री से किया जाएगा और वितरण भी उस केंद्र पे किया जाएगा, क्योंकि ये लागत और विक्रय मूल्य के आधार पर हमें प्रति इकाई लाभ परिकलित करके ये एक तरह से हमें लाभ को अधिकतमीकरण का ये आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझें और एक बार इसको निकालें भी करने के बाद में। तो सबसे पहली बात आती है भाई लाभ क्या होगा। लाभ होगा कि भाई फैक्ट्री के आधार पर प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, प्लस फैक्ट्री से एजेंसी को माल जाएगा तो आपको शिपिंग कॉस्ट दे रखी है। तो प्रत्येक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट में विभिन्न एजेंसियों को भेजने पर लगने वाली परिवहन लागत, शिपिंग कॉस्ट, उन दोनों का योग करके पर्टिकुलर एजेंसी के विक्रय मूल्य में से उसको हम घटा दें। अगर प्लस है तो लाभ है, विक्रय मूल्य कम है लागत उससे लॉस है। तो इस तरीके से ये आपके सामने टेबल ए जो है, आपको टेबल राइट साइड में आपको इसको दिख रही है, टेबल ए जो है वह आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स है, लाभ की सारणी है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें F1 की प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 रुपये और F1 से माल को A पर भेजने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 5 रुपये। ये आपको जो नीचे शिपिंग लागत की सारणी दे रखी है सबसे पहले F1 से A को जाए तो ये आपकी, चलो उससे पहले भी अपन जो है इनको एक बार थोड़ा सा अरेंज कर लें। अपन चाहें तो इसको एक बार ये कर सकते हैं कि अपन ने इसको टेबल को बनाया तो लेफ्ट साइड में तो अपने सप्लाई सेंटर लिख दिया F1, F2, F3 और ऊपर हमने एजेंसियों के नाम लिख दिए A, B, C और D। एंड देन नीचे जो है हमने इनकी प्रत्येक एजेंसी की डिमांड जो आपको क्वेश्चन फिगर में दे रखी है 5, 15, 15, 11 ये लिख दी। राइट साइड में हमने चूंकि इसमें लिख दिया है आपके कैपेसिटी 5,
आपका 15, 25 और 5। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो सप्लाई है वो 45 यूनिट की है और डिमांड जो है वह हमारी 46 यूनिट की है। इसका मतलब हमें ये असंतुलित बंटन समस्या है। असंतुलित बंटन समस्या को हल करने से पहले हमें इसको संतुलित बनाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, लिहाजा हमने एक डमी सप्लाई सेंटर हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक डमी सप्लाई सेंटर बना देंगे जिसकी सप्लाई 1 यूनिट की होगी, इस तरह डिमांड सप्लाई 40 यूनिट की हो जाएगी। दूसरी बात आती है जो प्रॉफिट सारणी की मैं बात कर रहा था, इसमें अब हम इसके बीच में जो हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट की गणना वापस से देखें। प्रत्येक फैक्ट्री की उत्पादन लागत प्लस प्रत्येक फैक्ट्री से मांग एजेंसी को जाने की परिवहन लागत, दोनों के योग में से उस एजेंसी का विक्रय मूल्य जो है उसमें से हम उसको घटा दें लागत को, तो लाभ आ जाएगा। पहली एजेंसी का विक्रय मूल्य है आपका 30 रुपये और पहली जो एजेंसी का विक्रय मूल्य 30 रुपये है। पहली फैक्ट्री F1 पर प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपये और F1 से A को माल जाने की शिपिंग कॉस्ट है आपके 5 रुपये। तो 5 रुपये और 20 आपका होता है ये 25 रुपये। 5 और 20 ये होता है आपका 25 रुपये। तो अब आप करेंगे कि भाई 5 और 20 25 और पहली फैक्ट्री जो है उसकी आपकी सेलिंग प्राइस है 30 में से 25 जाएगा तो आपके राइट साइड पे जो तालिका 1 है उसके F1A कॉलम में 5 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा। वही F1 की प्रोडक्शन कॉस्ट 20, शिपिंग कॉस्ट B की 25, लेकिन B पर माल की सेलिंग प्राइस है 40 में से 25 जाएगा 15 रुपये। फिर 20 से C पर जाएगा तो शिपिंग कॉस्ट 15 रुपये, तो 15 और 20 35, लेकिन C पर माल का विक्रय मूल्य है आपका 30 रुपये पर यूनिट, तो 35 रुपये लागत है, शिपिंग कॉस्ट 30 में से 35 जाएगा तो -5 रुपये, यहाँ लॉस पर यूनिट है 5 रुपये। इस तरीके से F1 की 20 और D को माल जाने की लागत 24 रुपये और सेलिंग प्राइस है आपके 28 में 24 जाएगा 4। इस तरीके से ये आपकी प्रॉफिट सारणी आ गई, यानी आपको प्रॉफिट पता लग गया। तो मैंने आपको जब शुरू में आपको पिछले चैप्टर में बताया था भाई अधिकतमीकरण के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको यही बताया था या तो आपको प्रॉफिट सारणी दी होगी या आपको निकालनी पड़ सकती है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आपको सर्वप्रथम प्रत्येक आपूर्ति केंद्र से प्रत्येक मांग केंद्र को माल भेजने पर प्रति इकाई प्रॉफिट कितना हो रहा है इसकी गणना हम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट माइनस पर्टिकुलर एजेंसी के सेलिंग प्राइस में से दोनों को घटा दें तो ये आपकी प्रॉफिट सारणी आ गई। तो तालिका ए इस तरीके से आप F1 F2 F3 के लिए कर लेंगे। अब बात आती है कि भाई मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन के अंतर्गत तो लाभ को तो हमारा अधिकतम करना है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वह हमारा न्यूनतमीकरण का मॉडल है, अर्थात इसमें हम लागतों को न्यूनतम करते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमने कहा कि जो लाभ की सारणी है प्रॉफिट मैट्रिक्स की टेबल नंबर 1 है उसका जो इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन का कैपेसिटी और डिमांड को छोड़ करके जो बीच का इनर पोर्शन है जहां लागत या लाभ दिया हुआ है, तो लाभ की सारणी लाभ दिया हुआ है, उस लाभ में से सर्वाधिक लाभ का अंक आप देखें तो यहाँ मैं देखता हूँ, आप लोग देखें, मुझे दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा, F1B कॉलम में 15 रुपये है और F3A कॉलम में भी 15 रुपये, यानी सर्वाधिक लाभ 15 रुपये है। तो इस 15 रुपये में से सारे कॉलमों की लाभ की राशि को हम घटा करके एक सापेक्ष हानि तालिका ज्ञात करेंगे, रिलेटिव लॉस टेबल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई F1A को माल भेजने की बजाय अगर हम F3A को माल भेजने की बजाय F3A को भेजें तो 15 रुपये का लाभ होता है, लेकिन अगर हम F1A को माल भेजें तो 5 रुपये का लाभ, 15 की जगह 5 रुपये वाले की जगह पे हम माल भेज रहे हैं तो हमको 10 रुपये की हानि होगी। तो इस तरह से सीधा समझने के लिहाज से मैंने आपको बताया है, बाकी के सीधा गणना के लिहाज से सीधा है कि जो अधिकतम राशि है लाभ की उसमें से सारे लाभ की राशियों को घटा दें, सभी सेल की लाभ की राशियों को आप घटा दें। जब सभी सेल के लाभ की राशियों को घटाएंगे तो ये आपके रिलेटिव लॉस टेबल जो है वो आपकी आ जाएगी 10 12 0, देन 0 7 14, सी कॉलम में आएगा 20 9 16, क्योंकि 15 में से F1C में 5 माइनस का 15 माइनस -5, तो माइनस को प्लस कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 20 रुपये। तो इस तरह 20 9 16 और 11 20 18, इस तरीके से यह आपकी सापेक्ष हानि तालिका दूसरी आ गई।
अब बात आती है तालिका थर्ड की। तालिका थर्ड को अगर आप देखें, अब तालिका थर्ड को अंतर्गत हम इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो जैसा मैंने ऊपर बता दिया था कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, असंतुलित बंटन समस्या है, लिहाजा हमने इसको एक डमी जो सप्लाई सेंटर है, नीचे नीचे की जो रो आप देख रहे हैं उसमें प्रति इकाई लागत 0 न्यूनतम मानते हुए 0,000 मानते हुए हमने उसको मान लिया चौथी रो। और इस तरीके से आप जरा देखें इस तालिका थर्ड कि लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर पर टेबल बनी हुई है और एक इसके राइट साइड में है और एक इसके नीचे है। तो लेफ्ट साइड की कॉर्नर टेबल जो है वो तो मेन टेबल है तालिका थर्ड। राइट साइड में जो बना है ये कॉलम डिफरेंस के कॉलम बना रखे हैं इन्होंने। नीचे जो बनी हुई है एक तालिका वो है रो डिफरेंस की कॉलम जो है बनी हुई है वो आपकी। और ये जो फिगर्स हैं 15, 25, 5, 1 यह इनकी सप्लाई है। और नीचे चौथी रो में इन्होंने दिखा दिया है, वैसे कायदे से एक लाइन खींच के दिखाना था इनको, 5, 15, 15, 11 यह जो है इसकी टोटल डिमांड है। अब इस तालिका थर्ड को आप बोगल अप्रोक्सीमेशन विधि से आप इसको हल कर लीजिए। वही स्टेपिंग्स हैं, 1-2 स्टेपिंग मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। एक स्टेप कि भाई सर्वप्रथम पहली जो पंक्ति है उसकी 2 न्यूनतम मूल्य है 10 और 0, उन दोनों का अंतर लिख करके कॉलम डिफरेंस के पहले कॉलम में लिख दीजिए, पहले उस रो में लिख दीजिए 10 आ गया। दूसरे में 7 और 9 का अंतर 2 आ गया। तीसरे में 0 और 14 का अंतर 14, चौथे में 0, 0 है तो 0 आ गया। इस तरीके से ये आपका जो है कॉलम अंतर हो गया। अब हम रो डिफरेंस निकाल रहे हैं नीचे। तो आप देखें पहले कॉलम जो है उसकी चारों रो की सबसे छोटी 2 राशियाँ 0, 0 हैं, दोनों का अंतर आपने 0, 0 लिख दिया। देन इसके बाद आप चलेंगे तो 0, 0 है, इसमें भी 0, 0 आ जाएगा। देन 0 और 9 का अंतर 9 और 0 और 11 का अंतर 11। इसके बाद हमने आपको कहा था कि तत्पश्चात आप पहले इस चरण में जो कॉलम अंतर है उसकी सबसे बड़ी राशि तो है 14 और रो अंतर की सबसे बड़ी राशि है 11। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहले चरण में सबसे बड़ा जो अंतर वो 14 है। 14 कॉलम में है, तीसरी रो के अंतर्गत है, कॉलम अंतर में तीसरी रो में। तो तीसरी रो में हमें आवंटन करना है और तीसरी रो में भी किस सेल में आवंटन करना है, जिस सेल की यहाँ पर चूंकि हानि हमारी हानि तालिका है जिसकी सबसे कम हानि हो, सबसे कम 0, तो आपका सी में पहला जो कॉलम है उसकी जो 0 वैल्यू है, लिहाजा हमने इसमें इकाई आवंटित करेंगे। अब कितनी आवंटित करेंगे तो वही इस सेल की, इस कॉलम की डिमांड, ए एजेंसी की डिमांड है 5, सी की सप्लाई F3 की सप्लाई है आपके 5, लिहाजा हम 5 के 5 इकाई आवंटित कर देंगे। तो इस तरीके से ये F3 जो सेल है इसको पूरी इकाई इसकी ख़त्म हो गई, लिहाजा आगे डैश डैश आ जाएगा। F जो ए एजेंसी है इसकी डिमांड पूरी हो गई, लिहाजा उस कॉलम के नीचे आ जाएगा डैश डैश डैश। इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को दोहराते हुए जो है वह आप इसको आगे कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बोगल अप्रोक्सीमेशन विधि से, ये आपका एक हल आप इसमें निकाल लेंगे। और ये हल आपको दिया हुआ है जिसमें आपने 15, 15, 10 जो मोटे डार्कर फिगर्स में जो आपके अक्षर लिखे हुए हैं वो आपके यहाँ पर उनका आवंटन है। अब अपन आगे चलते हैं इसकी। अब हम तालिका फोर्थ की बात कर रहे हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर तालिका बनी हुई है। इस तालिका 4 को अगर आप देखें तो इस तालिका 4 में जो बॉर्डर जो पहली तीसरी तालिका में जो आवंटन किए गए थे उन भरे हुए वर्गों की संख्या थी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी भरे हुए वर्ग थे 5। और नियमानुसार अब हमें किसी भी प्राथमिक हल से अनुकूलतम हल की अगर हमें जांच करनी है, प्राथमिक हल से अगर अनुकूलतम हल की अगर हमें जांच करनी है तो सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि वह क्वेश्चन विकसित हल है या अपविकसित हल। और ये आपको पूर्व में बताया था मैंने आपको कि भाई अपविकसित हल वह होता है जिसमें भरे हुए वर्गों की संख्या m+n-1 से कम होती है, वह अपविकसित हल है। और m+n-1 के बराबर हो तो वह विकसित हल होगा। यहाँ चूंकि 4 एजेंसियां हैं ABCD, तो 4 तो कॉलम हो गए, 3 फैक्ट्रियां थी F1, F2, F3 और +1 हमने डमी सप्लाई सेंटर माना तो 4 ही रो हो गई। तो 4 + 4
बराबर 8 माइनस 1 कम करें तो हमारे 7 भरे हुए वर्ग होने चाहिए, जबकि आप देखेंगे तीसरी तालिका में भरे हुए वर्गों की संख्या मात्र 5 है। तो लिहाजा यह अपविकसित हल है। एक अपविकसित हल से हम अनुकूलतम हल की जांच नहीं कर सकते, लिहाजा इसको हम पहले विकसित हल बनाएंगे। विकसित हल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे रिक्त वर्ग जिनमें कोई इकाई आवंटित नहीं हुई है उसमें से जितने वर्ग हमारे कम पड़ रहे हैं, हमें चाहिए 7 होने चाहिए 7 इस क्वेश्चन में, और भरे हुए वर्ग हैं 5 तो 2 में, और अगर 6 भरे हुए वर्ग होते तो 1 में। तो न्यूनतम लागत वाले रिक्त वर्ग में एक या एक से ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उनमें हम एक सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या ई मान करके उसको हम भरा हुआ वर्ग मान लेंगे। अब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे F1A सेल जो है उसमें 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है आपकी। F2 जो बी सेल है उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपकी 7 रुपये। तो पहले 7 वाले में न्यूनतम लागत वाले में ई लिख दिया और फिर 10 वाले में ई लिख दिया। इसके अलावा शेष रिक्त वर्गों की जो लागत है वह इनसे ज़्यादा है, लिहाजा इन 2 में ई लिख दिया। इस प्रकार ई यहाँ लिखते ही अब ये तय हो गया कि भाई ये विकसित हल हो गया। अब विकसित हल हो गया, इसमें भरे हुए वर्गों की संख्या m + n - 1 के बराबर हो गई। तो अब हम इसमें जो है अब हम इसकी जांच करने के लिए सर्वप्रथम u i और v j की गणना करेंगे। u और v की गणना करेंगे, इसकी भी गणना करने की प्रक्रिया पहले बताई थी, फिर वापस समझ लें। u और v की गणना भरे हुए वर्गों के आधार पर की जाएगी। यह सूत्र होता है u + v = c। किसी भी भरे हुए वर्ग की जो c है वह उसके u और v के बराबर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वैसे बताया तो ये था, आपको कहा ये था वैसे कि हम जो ज़्यादा भरे हुए वर्ग हैं, सबसे ज़्यादा सेल जिस पंक्ति में भरे हुए उसके u 0 मान लें, और बाकी इन्होंने एक तरीका आइडेंटिकल रूप से ये मान लिया कि प्रथम पंक्ति का u इन्होंने 0 मान लिया, तो इसलिए u1 बराबर 0 करें। तो पहला भरा हुआ वर्ग हम मान रहे हैं ई से, तो इसकी लागत है पर यूनिट 10, तो v1 बराबर 10। इसी तरीके से इसके अगल बगल वाला अगला भरा हुआ वर्ग है 0 और ये भी 0, तो ऊपर भी 0, 0 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम सभी के u1, u2, u3, u4, v1, v2, v3, v4 ये सब का परिकलन हम कर लेंगे। तो सर्वप्रथम भरे हुए वर्गों के आधार पर सभी पंक्ति और स्तंभों के u और v की वैल्यू की गणना करना। तत्पश्चात बात आती है, अब हम बात करेंगे विकल्प त्याग की लागत की गणना करना। अब विकल्प त्याग की लागत की गणना करने के लिए सूत्र आपको बताया था, किसी भी रिक्त वर्ग कौन सा है जिसमें कोई भी इकाई आवंटित नहीं हुई हो, उस रिक्त वर्ग के u + b में से c घटा देंगे, u + b में से c घटा देंगे, तो वह उसकी विकल्प त्याग की लागत आ जाएगी। इसकी विकल्प त्याग की लागत आप इस सारणी को देखें तो जो डार्कर शेड में फिगर लिखे हुए हैं बीच में वो तो उनकी उन इकाइयों का आवंटन है जो सेल में की गई हैं। इसके बाद नीचे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पर यूनिट कॉस्ट है या लॉस उसको आप कह सकते हैं, वो दिया हुआ है, और बाकी के नीचे जो इन्होंने दे रखे हैं वह इनके विकल्प त्याग की लागत दिखा रखी है। तो आप देखें पहली पंक्ति जो है आपकी u1 वाली जो पंक्ति है, इसका जो लास्ट सेल है जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 11 रुपये है, उसमें विकल्प त्याग की लागत +2 आ रखी है, और एक u2 रो का पहला सेल जो है v1 वाला सेल जो है उसमें विकल्प त्याग की लागत आपके +5 आ रखी है। बाकी के सारे सेलों की विकल्प त्याग की लागत जो है वो ऋणात्मक है। तो इसका मतलब यदि किसी रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत धनात्मक है तो वह इस बात को बताता है कि इस वर्ग में अगर हम कुछ इकाई आवंटित कर दें तो हमारा और अनुकूलतम हल प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न आता है हम किसको शामिल करें, तो पहली पंक्ति वाला लास्ट सेल जो है उसमें अगर एक इकाई आवंटित करने पे 2 रुपये का फायदा होगा, लेकिन दूसरी पंक्ति के पहले सेल में विकल्प त्याग की लागत +5 है, इसलिए इसमें 5 रुपये। तो लिहाजा इसमें भी हमारे पास अब चुनाव करने की स्थिति में है कि हम सबसे पहले इस 5 वाले सेल में इकाई आवंटित करेंगे। और इसके लिए फिर मैंने कहा था भाई ये निर्धारण कर लिया सेल में इकाई आवंटित करनी है, तो अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको अगला चरण पूर्व में बताया था कि एक बंद पथ का निर्माण करेंगे। बंद पथ केवल भरे हुए वर्गों से भरे हुए वर्गों तक जाएगा। यह ऊपर से नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, दाएं से बाएं जा सकता है, बाएं से दाएं जा सकता है, तिरछा नहीं चलेगा, और बंद भरे हुए वर्ग से ही बंद पथ अपनी दिशा बदलेगा।
तो लिहाजा ये आपके प्लस U2V1 वाला जो सेल है इसमें हमें प्लस इकाई आवंटित करनी है। इसके ऊपर हम गए, ये भरा हुआ वर्ग है, इसके बाद राइट साइड में घूमे भरा हुआ वर्ग है, उसके नीचे घूमे भरा हुआ वर्ग है। ये आपको एक स्क्वायर बना करके इन्होंने इन पर दिया हुआ है आपको डार्कर शेड में। अब इसमें इस नीचे वाला सेल जो इसमें तो प्लस करना है, इसके ऊपर वाले पे माइनस, उसके राइट साइड में प्लस, उसके नीचे माइनस। तो कहने का मतलब दो सेलों में माइनस है, दो में प्लस है। तो इसमें नियम ये था आपका कि बंद पथ का निर्माण करने के बाद पंद पथ में आने वाले जो हमने क्रमिक चिन्ह लगाए प्लस माइनस, प्लस पहला प्लस चिन्ह उस वर्ग को देंगे जिसमें इकाई आवंटित करनी है, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से माइनस चिन्ह वाले जो सेल हैं उनमें से जो सबसे छोटी है, तो दोनों माइनस चिन्हों में ई है, लिहाजा ई माइनस चिन्ह में से घटा देंगे और प्लस चिन्ह वाले सेल में हम आवंटित कर देंगे। तो ये जो U2V1 सेल है इसमें हमने ई इकाई आवंटित कर दी। और अब आप देखेंगे तालिका 5 नीचे वाली, बाकी की सारी तालिका एज इट इज है। ये पहला U2V1 सेल जो है इसमें ई आ गई और ऊपर बाकी है, लेकिन चूंकि अब एक तो ई आ गया और बाकी 5 बार भरे हुए 6 हो गए। लेकिन प्रश्न आता है कि यह भी आपका भी अपविकसित हल है, तो इसको विकसित करने के लिए फिर हमें एक सेल में एक ई आवंटित करना पड़ेगा। तो किस में आवंटित करें, तो इसके U2 का जो बी सेल जो है अगला जो कॉलम उसमें 7 लागत पर यूनिट की है, उसमें हमने एक ई को आवंटित कर दिया। इस तरीके से विकसित हल हो गया और इसकी पुनः U और B की जांच कर ली हमने। जांच करके हमने देखा इसमें, तो इसमें जो है U1 का जो लास्ट कॉलम है V4 वाला, उसकी विकल्प त्याग की लागत +2 आ रही है। +2 आ रही है तो इसका मतलब ये फिर बात वहीं आती है कि भाई इसके लिए भी इसमें कुछ इकाई आवंटित करें। बंद पथ का निर्माण किया, 11 से नीचे आए 10 वाले सेल में। अब 10 के बाद बगल में 15 वाला सेल और उसके आगे ई है। 15 पे अगर हम रुकते हैं तो उसके बाद में हमें घूमने के लिए जगह नहीं है, लिहाजा हम 15 पे न रुकते हुए सीधे ई वाले सेल पर आते हैं। ई से ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर दाहिनी तरफ जाएंगे। इस तरीके से बंद पथ का निर्माण हो गया। पहला जिसमें विकल्प त्याग की लागत धनात्मक है, U1V4 वाला जो सेल है उसमें हम प्लस करेंगे तो उसके नीचे वाले में माइनस, उसके बाद अगला वाला जो ई वाला सेल है उसमें प्लस और उसके ऊपर वाले में माइनस। तो अब यहाँ जिन दो सेलों में माइनस माइनस चिन्ह आवंटित हुए हैं उसमें एक में इकाई 15 है, दूसरे में 10 है। तो माइनस चिन्ह वाले वर्गों में जो न्यूनतम इकाई है, लिहाजा 15 और 10 में से न्यूनतम है 10, तो वह 10 इकाई प्रत्येक माइनस चिन्ह वाले सेल में से घटा देंगे और प्लस चिन्ह वाले में आवंटित कर देंगे। तो मतलब इन दोनों सेलों में से तो घटा देंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, 10 में से 10 घटा देंगे, तो अगली वाली टेबल में लिख देंगे जी 10 वाले में 0, 15 वाले में घटा के 5। और ये ई वाला जो सेल है इसमें 10 लिख देंगे और जो खाली था उसमें 10 लिख देंगे। और इस तरीके से हमने ये हमारा अगला तालिका 6 आपके सामने जो बनी हुई है ये आ जाएगी। और इसके बाद आप पुनः इसकी जांच करेंगे U और B निकाल करके, जैसे अब तक आप करते आए हैं। और इसकी पुनः जांच करके आप पाते हैं कि सभी रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत ऋणात्मक है। इसका मतलब यही अनुकूलतम हल है। अब प्रश्न आता है कि इस अनुकूलतम हल के आधार पर हमें उत्तर निकालना है। तो ये चूंकि मूल रूप से ये क्वेश्चन जो है लाभों के अधिकतमीकरण का प्रश्न है, लिहाजा उत्तर निकालते समय जो पहली सारणी प्रॉफिट मैट्रिक्स थी उसके आधार पर हम इसको उत्तर निकालेंगे। तो पहले तो हम आवंटन लिख दें। F1 से हम B को देंगे 5 इकाई, F1 से D को देंगे 10 इकाई, F2 से जो है B को देंगे 10 इकाई, F2 से C को देंगे 15 इकाई, F2 से C को 15 इकाई, और F3 से A को देंगे हम 5 इकाई। ठीक है, वह 1 इकाई डमी सेंटर का मतलब वो इकाई पड़ी रहेगी, चूंकि हमारी सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी एक डिमांड D की रहती रहेगी। और इस तरीके से इकाई आवंटन करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट लेंगे वो है आपकी टेबल फर्स्ट से आप प्रॉफिट ले लेंगे इनका कंसर्निंग प्रॉफिट जो है। तो आपने F1B को दिया 5 इकाई, F1B का प्रॉफिट है 15 रुपये, और इस तरीके से जो है वह आप इसका प्रॉफिट दिखा देंगे। तो 15, 4, 8, 6 और 15 और इकाइयों को गुणा कर देंगे 5, 10, 10, 15, 5, और इस तरीके से यह टोटल प्रॉफिट आपका 360 रुपये आ जाएगा। और यह आपके अधिकतमीकरण का प्रश्न होगा। समझता हूँ, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप के माध्यम से पूछ लें। धन्यवाद।